हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी उस असहजता का सामना किया है जब पूछ लिया जाता है कि तुम्हारा नंबर एक दोस्त कौन है। कभी हमारे पास जवाब नहीं होता, कभी हम जवाब बताने में सहज नहीं होते और कभी ये सोचकर शांत रह जाते हैं कि किसी और का नाम ले लिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। सोचिए, जब एक आम इंसान के लिए दोस्ती का खुल्लम खुल्ला ऐलान आसान नहीं तो फिर देशों के मामले में ये कितनी मुश्किल बात होगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में ना तो कोई अपना माना जाता है ना कोई पराया। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है और फिर बात पड़ोसी की आ जाए तब तो कहना ही क्या। 50 शिकायतें हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेश के संबंध इस मामले में अपवाद हैं, वो भी तब जब इतिहास जख्मों से भरा है। जमीन के बंटवारे से लेकर नदियों के पानी के बंटवारे तक, वैध अवैध शरणार्थियों के मुद्दे से लेकर भारत के खिलाफ रुख रखने वाले राजनीतिक दलों और कट्टरपंथी गुटों तक भारत और बांग्लादेश ने हर अड़चन को पार करके एक दूसरे का हाथ थामा है। बांग्लादेश में इसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री शेख हसीना को जाता है, इसीलिए टिप्पणीकार उन्हें भारत का दोस्त नंबर 1 कहते हैं। हसीना इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मिली। मुलाकात के दौरान न सिर्फ दर्जनों समझौतों पर दस्तखत हुए, बल्कि जब दोनों नेताओं ने साझा बयान जारी किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त कंठ से बांग्लादेश को भारत का सबसे बड़ा ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनर बताया। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम यही समझेंगे कि भारत बांग्लादेश संबंधों में जो मधुरता आई है उसमें शेख हसीना की क्या भूमिका रही और शेख हसीना का बांग्लादेश कैसे भारत के लिए भी फायदे का सौदा है। लेकिन शो की शुरुआत हमेशा की तरह दिन के वीडियो से। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक सवाल पूछना है। मान लीजिए आप लिफ्ट में अपने पालतू कुत्ते के साथ सवार हैं और उसी लिफ्ट में कंधे पर बस्ता टांगे एक 9 साल का बच्चा भी जा रहा है। अगर उस वक्त आपका पालतू कुत्ता उस बच्चे को काट ले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर इंसानियत की बात करें तो आप उस दर्द से करा रहे बच्चे को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में दिख रही महिला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई तर्क दे सकता है कि महिला अगर कुत्ते को ना संभालती तो वो बच्चे को दोबारा काट सकता था। तो आप देख सकते हैं कि लिफ्ट से निकलते हुए भी महिला का ध्यान कुत्ते की तरफ ज़्यादा था, बच्चे की तरफ और जिम्मेदारी झाड़ने की तरफ कम। इसीलिए बाद में भी उसने बच्चे के गार्जियन से ना तो माफ़ी मांगी ना ही अपनी तरफ से कोई पहल की। ये वीडियो गाजियाबाद की चाम्स कैसल सोसाइटी का है। लिफ्ट में महिला के पालतू कुत्ते ने बच्चे को काटा तो बच्चा बुरी तरह तड़पता दिखा, लेकिन महिला असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए ध्यान नहीं देती हैं और लिफ्ट से उतर जाती हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सोसाइटी के कई लोगों का कहना है कि ये कुत्ता कई और लोगों को भी काट चुका है। फिलहाल पीड़ित बच्चे के परिवार ने पुलिस में केस दर्ज कराया। बीते कई दिनों से हम दिल्ली एनसीआर की पॉश सोसाइटियों में लोगों का इस तरह का स्तरहीन व्यवहार देख रहे हैं। हर चीज़ का इलाज कानून के पास नहीं है। सफलता और रसूख का गलत मतलब निकाल लिया गया है। इन वीडियो से साफ नजर आता है। ये दिन का वीडियो था, आप गौर करिए सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी का एक्शन फिर शुरू हो गया है। आज ईडी ने दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई शराब कारोबारियों के 30 से ज़्यादा ठिकानों पर हुई। ईडी की रेड पर सबसे पहली रिएक्शन आई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। उन्होंने कहा, पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला, अब ईडी के छापे में भी कुछ नहीं निकलेगा। मेरे पास ज़्यादा सूचना नहीं है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। 4 स्कूलों के नक्शे और उन्हें मिल जाएंगे। कथित शराब घोटाले में सीबीआई की ओर से की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं। इससे पहले उनके आवास पर सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। पत्नी का बैंक लॉकर भी खंगाला जा चुका है, लेकिन आज ईडी ने उनके आवास पर रेड नहीं डाली। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी दूल्हे और बारात की बातें क्यों करने लगी, सुनिए। अरे भैया, मुख्य आरोपी के घर ही नहीं गई ईडी। मतलब बारात गई और कह रहे दूल्हे के यहाँ नहीं जाएगी बारात, इस बार कहीं और जाएगी। ऐसी कोई बारात देखी है? बारात लेके चले ईडी वाले,
बैंड बाजियों को भी बुला लिया आपको, मीडिया वाले बैंड बाजे वाले सब आ गए, शोर मचाने वाले, और बारात दूल्हे के घर नहीं जा रही, और आप कह रहे नहीं दूल्हा तो यही है, तो भाई बारात वहां कहां ले जा रहे हो? तो इसका मतलब ईडी ने दूल्हा बदल दिया। विटी हैं काफी नेताजी। बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इस अभियान के बारे में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या बताया, सुनिए। आज दिल्ली के 500 से अधिक स्थानों पर मेट्रो, बाजार, चौक, चौराहे, गांव की चौपाल, झुग्गी झोपड़ी, इन सभी क्षेत्रों में दिल्ली सरकार की भ्रष्ट आबकारी नीति के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो शराब के ठेकेदारों से मिलकर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उसका जनता के साथ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और आज ये अभियान ये बताने के लिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो सत्ता में इसलिए आए थे कि वो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं। जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे वो आज कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वैसे दिल्ली की नेतागिरी का ये फायदा है, मीडिया का जमावड़ा भी यही है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लागू होता है, सबको खूब फुटेज मिलती है। कथित शराब घोटाले को लेकर करीब हर रोज नए दावे और आरोप सामने आ रहे हैं। 5 सितंबर को बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी कर दावा किया था कि नई शराब नीति से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया। सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग वीडियो को मजाक बताया। इसके साथ ही कल सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के एक अधिकारी के केंद्र सरकार ने इतना दबाव बनाया कि उसने आत्महत्या कर ली। सीबीआई ने सिसोदिया के इस बयान का संज्ञान भी लिया और इसे गलत भी ठहराया। बाकी दिल्ली की शराब नीति पर हमने कुछ दिनों पहले एक डिटेल में शो किया था। अगर आप इस मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं तो आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस शो का लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी एक स्टार क्रिकेटर से जुड़ी है। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इस बात की जानकारी सुरेश रैना ने ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा, देश और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रिकेट खेलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। साथ ही मैं बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट संघ, सीएसके और राजीव शुक्ला सर का धन्यवाद करता हूं। मुझ पर भरोसा दिखाने और सपोर्ट करने के लिए मेरे फैंस को भी शुक्रिया। इससे पहले रैना ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में भी खेल रहे थे। हालांकि पिछले आईपीएल 2022 में रैना को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का मतलब ये नहीं कि रैना अब क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे। रैना अब 10 सितंबर से शुरू होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते नजर आएंगे। दरअसल भारत या घरेलू स्तर पर सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग में भाग नहीं ले सकते और ऐसे में रैना के लिए दुनिया भर की T20 लीग में खेलने के लिए संन्यास लेना जरूरी था। सुरेश रैना का इंटरनेशनल करियर बेहतर रहा। उन्होंने 226 वनडे मैच खेले, जिसमें 5 शतक और 36 अर्धशतक उनके नाम रहे। कुल रन बनाए 5615। आईपीएल में भी रैना का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 205 मैच में 32.51 की औसत से उन्होंने टोटल 5528 रन बनाए। और जिस उत्तर प्रदेश को खासी मशक्कत करनी पड़ती थी राष्ट्रीय टीम में अपने प्रदेश के खिलाड़ियों का नाम देखने के लिए, सुरेश रैना ने उसको एक स्थायी भाव में तब्दील किया। ये सिलसिला मोहम्मद कैफ से शुरू हुआ। सुरेश रैना, आरपी सिंह, प्रवीण कुमार, मोहम्मद शमी, ये लगातार जारी है। अगली सुर्खियों की ओर बढ़ने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूलों को देश भर में अच्छा बनाया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 14,500 स्कूलों से क्या होगा? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, 10.5 लाख। अगर 14,500 स्कूल एक साल में अगर करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे 10 लाख स्कूलों को, 70-80 साल लग जाएंगे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। कल टीचर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी स्कूलों को लेकर जो ऐलान किया था, उसके तहत देश के 14,500 सरकारी स्कूलों को मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं होंगी। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाबी हमला कर रहे थे। केजरीवाल ने पीएम मोदी के स्कूलों पर किए गए ऐलान को ठीक बताया, पर सलाह दे डाली।
कहा कि सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्लान बनाया जाए और सभी 10.5 लाख स्कूलों को मॉडर्न और बेस्ट क्वालिटी का बनाया जाए और ये कोशिश की जाए कि हम 5 बरस के अंदर ही हासिल कर सकें। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब तक देश के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। केजरीवाल कल यानी 7 सितंबर से मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने इस मिशन की शुरुआत अपनी जन्मभूमि यानी हरियाणा के हिसार से करेंगे। वैसे आपको देजावू जैसा कुछ फील हो रहा है क्या? सब कुछ वही है, किरदार बदल गए हैं। कभी मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यूपीए 2 था। मनमोहन सिंह कुछ भी बोलते थे, गुजरात की राजधानी से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उसका प्रति आख्यान प्रस्तुत करते थे। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो केजरीवाल पंजाब की जीत के बाद से एक प्रति आख्यान प्रस्तुत करने लगे हैं। अगली सुर्खी का रुख करते हैं, ये बेंगलुरु से आई है। लगातार हो रही बारिश से बेंगलुरु में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानी सड़कों से होता हुआ रिहायशी इलाकों तक भर गया है। पॉश कॉलोनियों में भी फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव चल रही है। सड़कों से गाड़ियां निकालने के लिए रस्सियों का सहारा। ऐसे में सत्ता में बैठी सरकार यानी भाजपा की सरकार और विपक्ष, इन दोनों का काम है कि जल्द से जल्द उबरने के रास्ते खोजे जाएं, पर इस मुद्दे पर हो रही है जमकर राजनीति और इसकी टोपी उसके सर वाला खेल। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु की इस हालत के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। बोम्मई का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कुशासन का परिणाम है कि आज बेंगलुरु की ये हालत हो गई। बोम्मई ने यह भी दावा किया कि बेंगलुरु की ऐसी छवि बनाई जा रही जैसे कि पूरा बेंगलुरु मुश्किलों का सामना कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी ओर कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बोम्मई सरकार में मंत्री रहे आर अशोक की एक तस्वीर शेयर की गई है। मंत्री हैं जिसमें बाढ़ की समीक्षा बैठक में आर अशोक आराम की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए लिखा गया, डूबने के कई प्रकार होते हैं। राज्य के लोग बारिश में डूब जाते हैं और मंत्री अपनी नींद में डूब जाते हैं। बेंगलुरु के अलावा भी कर्नाटक के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम बोम्मई ने मौजूदा हालात से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हम बंगाली जबान का एहतराम करते हैं, मगर पाकिस्तान की कौमी जबान तो उर्दू ही होगी। 21 मार्च 1948 को ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये कहा तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो वास्तव में भारत से एक बड़ी जंग और बांग्लादेश के निर्माण के बीज बो रहे हैं। उन्होंने अपने इस भाषण में ये भी कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन आने वाले बरसों में बांग्ला भाषियों को मिला तो सिर्फ धोखा, क्योंकि बात सिर्फ भाषा की ही नहीं थी, ये एक नस्ली मुद्दा भी था। पाकिस्तान के कई विचारक इस बात की तस्दीक भी करते हैं। मिसाल के लिए हसन निसार, वो लिखते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के लंबे चौड़े गोरे चिट्टे सिंधियों पंजाबियों ने पूर्वी पाकिस्तान के छोटे और काले कलूटे बंगालियों को हमेशा हिकारत की नज़र से देखा। जिन्ना के ढाका वाले भाषण के बाद से लेकर 1971 की जंग में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के जन्म तक का किस्सा आपने कई बार सुना होगा। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण को दर्शाती इस तस्वीर को भी कई बार देख लिया होगा। बीते वर्ष ही बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर भारत में भी स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया गया। खूब सारे कार्यक्रम हुए जिनकी जानकारी आप तक पहुंचती रही। इसीलिए बांग्लादेश युद्ध से जुड़े ऐसे किस्से खोजना मुश्किल है जिनके बारे में हमारे सुधी दर्शक पहले से न जानते हों। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको कुछ नई चीज़ें बताएं और इस दोस्ती का वर्तमान क्या है उसके बारे में बताएं। पहला किस्सा जुड़ा है उस झूठ से जिसके पीछे कथित विकसित देश हमेशा छिपते रहे। ये बात आप जानते ही हैं कि 13 जून 1971 को लंदन के अखबार संडे टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी जिसका शीर्षक था जेनोसाइड। पाकिस्तानी पत्रकार एंथनी मैस्करहंस ने इसमें ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान हुए कत्लेआम, बलात्कार और लूटपाट का जिक्र किया था। पाकिस्तान की फौज अपने ही नागरिकों को चुन चुनकर मार रही थी जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। इस रिपोर्ट के छपने के बाद पश्चिमी जगत में आम लोगों को बांग्ला भाषियों की हालत का पता चला। लेकिन क्या पश्चिम की सरकारों को भी मैस्करहंस की रिपोर्ट से ही सब पता चला? जवाब है नहीं। पूर्वी पाकिस्तान के हालात के बारे में अमेरिका जैसे देश बहुत पहले से जानते थे,
लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते थे। ढाका में अमेरिका के काउंसलर जनरल रहे आर्चर केंट ब्लड ने पाकिस्तानी फौज की करतूतों पर लगातार कई डिप्लोमेटिक संदेश व्हाइट हाउस को भेजे, लेकिन रिचर्ड निक्सन और उनके कथित चाणक्य हेनरी किसिंजर याहिया खान से, जो पाकिस्तान के उस समय तानाशाह थे, दोस्ती निभाते रहे और कोई एक्शन नहीं लिया। 6 अप्रैल 1971 को ब्लड ने अमेरिका के इतिहास में आज तक का सबसे कड़ा डिसेंट नोट भी भेजा, जिस पर डिप्लोमेटिक स्टाफ के 20 और लोगों के हस्ताक्षर थे। द ब्लड टेलीग्राम नाम से मशहूर इस नोट में ब्लड ने लिखा कि कैसे अपने हित साधने के चक्कर में अमेरिका ने एक जेनोसाइड से, नरसंहार से मुंह मोड़ लिया। सोचिए, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहलाने वाले देश ने क्या किया होगा। किसिंजर ने ब्लड को बांग्लादेश से वापस बुला लिया। जब भारत ने पूरी पाकिस्तान के हालात में दखल दिया तो इसी अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया था। वैसे अमेरिका की दादागिरी किसी काम नहीं आई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। बांग्ला भाषियों के अपने मुल्क का जन्म हुआ, बांग्लादेश नाम रखा गया। इस दिन को बांग्लादेश और भारत दोनों के यहाँ मनाया जाता है और नाम भी एक ही है। बांग्लादेश में कहते हैं विजय दिवस और भारत में कहते हैं विजय दिवस। लड़ाई खत्म होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने सरकार बनाई। भारत उनके प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन यह तथ्य है कि शेख मुजीब वास्तव में बांग्लादेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। वो नवंबर 1970 में बाकायदा चुनाव जीते थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो के पिता और याहिया खान, जो उस समय के तानाशाह थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान, उन्होंने इस जनादेश का सम्मान नहीं किया। खैर, मुक्ति संग्राम के बाद शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। शेख मुजीब कहा करते थे, मुस्लिम अपने धर्म का पालन करें, हिंदू, बौद्ध, ईसाई अपने धर्म का पालन करें, हम सिर्फ धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध करेंगे। इसीलिए लोग प्यार से शेख मुजीब को बंग बंधु कहते थे। लेकिन शेख मुजीब की उदारता कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आई और 15 अगस्त 1975 को तख्ता पलट हो गया। इस तख्ता पलट में शेख मुजीब, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। फिर उनकी बेटी और बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना कैसे बच गई? दरअसल तख्ता पलट के वक्त शेख मुजीब की 2 बेटियां, शेख रेहाना और शेख हसीना, पश्चिमी जर्मनी में थी। तख्ता पलट के बाद इन दोनों के बांग्लादेश लौटने पर रोक लगा दी गई। तब भारत ने इन्हें शरण दी और शेख हसीना दिल्ली में रहने लगी। उधर बांग्लादेश में तख्ता पलट पर तख्ता पलट होने लगे। फौजी अफसर सत्ता के लिए एक दूसरे को मारने लगे और इस तरह 1977 में जाकर मेजर जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने संविधान से सेकुलर शब्द बाहर निकाल दिया। कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी पर लगा बैन हटा दिया। इस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जो आज़ादी हासिल की थी वो बेमानी होने लगी। इसके बाद आया साल 1981। दिल्ली में रह रही शेख हसीना को उनके पिता की पार्टी अवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया और उनके बांग्लादेश लौटने पर लगी रोक भी हट गई। हसीना उस देश में लौटी जहां उनके पिता के हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। इस पर बांग्लादेश की सैनिक सरकार भी उन्हें जब मर्जी नजरबंद कर देती, लेकिन हसीना डटी रही। 1991 में जाकर लोकतंत्र की वापसी हुई, लेकिन हसीना की अवामी लीग दूसरे नंबर पर रह गई। जिया की बनाई द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP को जीत मिली और गद्दी चली गई उनकी विधवा खालिदा जिया को। वक्त भले बदल गया, लेकिन खालिदा जिया ने अपने पति के दिखाए रास्ते पर ही चलना स्वीकार किया। कट्टरपंथ, हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर जुल्म और भारत के खिलाफ जहर बांग्लादेश में बढ़ता ही रहा। 1996 के चुनाव में शेख हसीना ने अपना प्रदर्शन सुधारा और अवामी लीग को बहुमत मिल गया, लेकिन उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके पिता को भारत से समर्थन मिला था, वो खुद दिल्ली में रही थी, इसीलिए उनके ऊपर लगातार भारत का पिट्ठू और इस्लाम विरोधी होने के आरोप लगते रहे और वो कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाई। 2001 में खालिदा जिया की BNP फिर जीत गई। इस जीत के बाद BNP कार्यकर्ताओं ने चुनावी हिंसा के नाम पर जो किया उसका सत्य सामने आने में पूरे 8 बरस लग गए। 2009 में शेख हसीना फिर सत्ता में आई तो उन्होंने जांच बिठाई। पता चला कि 18,000 से अधिक महिलाओं का रेप किया गया, जिसमें हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। शेख हसीना चाहकर भी हर मामले में न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाई, क्योंकि बांग्लादेश की घरेलू राजनीति तब इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर भी इतना ज़रूरी है कि उनके कार्यकाल में कट्टरपंथ को प्रश्रय देने की परंपरा बंद हुई। अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से समर्थन मिलने लगा। आर्थिक मोर्चे पर भी शेख हसीना का प्रदर्शन अच्छा रहा। बांग्लादेश के बाजार को गति मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात पहले से बेहतर हुए और अब बांग्लादेश भारत जैसे देशों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, खासकर अपैरल सेक्टर में, यानी कपड़े और जूते वगैरह बनाने के मामले में। अब बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसा कि हाल में जमुना के पुल के उद्घाटन के वक्त देखा गया। शेख हसीना के कार्यकाल की और क्या उपलब्धियां हैं और इनसे
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कैसे सुधार हुआ, इसके लिए सुनिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ा रहे प्रोफेसर संजय के भारद्वाज को। भारत के जो कंसर्न्स थे, उन्होंने शेख हसीना ने, बांग्लादेश ने उन कंसर्न्स को बखूबी एड्रेस करने का किया। पहला जो कंसर्न था कि जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स थे जो बांग्लादेश में एक सेफ बेस बनाए हुए थे, चाहे अनूप चेतिया है, जो उल्फा है, उन सबको एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी के माध्यम से भारत को हैंडओवर किया और वहां से उनके बेसिस को खत्म कर दिया गया। दूसरा जो टेररिज्म का और फंडामेंटलिज्म का इश्यूज था, बांग्लादेश की जो एलिट फोर्स है रैब, उसने उनको सप्रेस किया और बांग्लादेश को एक तरीके से टेररिस्ट मुक्त बना दिया गया। तो भारत की जो कंसर्न्स थी, जो ईस्टर्न साउथ एशिया से जो ईस्टर्न बॉर्डर पर, उसको बांग्लादेश की सरकार ने एड्रेस किया। दूसरा जो भारत का कनेक्टिविटी का इश्यूज था कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में जोड़ने का, उसमें भी बांग्लादेश की सरकार सहमत हुई और भारत को नॉर्थ ईस्ट में लैंड और वाटर के माध्यम से या पोर्ट्स के माध्यम से कनेक्टिविटी दी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर भूटान और नेपाल भी इसमें जुड़ते हैं तो उसमें भी हम सहमति करेंगे। वहीं पर भारत ने भी शेख हसीना या आप बांग्लादेश की कंसर्न्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एड्रेस किया। खासकर जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स था उसको रिजोल्व किया। 2015 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स किया, एनक्लेव एक्सचेंज किए, एडवर्स पजेस्ड लैंड थी उसका समाधान किया। साथ ही साथ जो उनका कंसर्न था कि बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाए, उसको भी भारत ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया। तीसरा जो वाटर शेयरिंग का इश्यूज थे, तो 2 रिवर्स पे उसके बाद में एग्रीमेंट्स हो चुके। अभी जो खासकर जो खुशियारा रिवर पे जो एक इश्यूज था, जो सिलहट डिस्ट्रिक्ट में तामाबिल रीजन में फ्लड्स और वाटर पॉल्यूशन होता था, इस एग्रीमेंट से दोनों वो भी बांग्लादेश के सिलहट डिस्ट्रिक्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। तो आप मोटे तौर पे देखिए कि चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को लगभग 2100 मेगावाट की एनर्जी अभी तक सप्लाई करते, और नए जो पावर प्रोजेक्ट्स, खासकर मैत्री पावर प्रोजेक्ट जब से शुरू होगा तो भारत बांग्लादेश को अफोर्डेबल एनर्जी एक्सटेंड कर पाएगा। और साथ ही साथ जो रूपसा ब्रिज इनोग्रेट हो जाएगा तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बनेगा और खुलना दर्शाना रेल कनेक्टिविटी बन जाएगा, तो दोनों देशों के बीच में और नजदीकी आएगी। जो लॉस्ट लिंक थे 1965 के बाद के, वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे और दोनों देशों इस क्षेत्र में एक तरीके से जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए को मजबूती देगा। आपने विद्वानों की बात सुनी। अब आते हैं शेख हसीना के 4 दिवसीय दौरे पर, जो 5 सितंबर के रोज शुरू हुआ। इस दिन शेख हसीना प्रेस और उद्योग जगत की हस्तियों से मिली। आपने अब तक गौतम अडानी के साथ उनकी तस्वीर तो देख ही ली होगी। बड़ा दिन था आज का। सुबह शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। दोनों नेताओं की बैठक से पहले ही दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने समझौते तैयार कर लिए थे। जब दोनों प्रधानमंत्री साझा बयान के लिए प्रेस के सामने आए, तब दोनों देशों के अधिकारियों ने कागजात की अदला बदली की। ये समझौते किन क्षेत्रों से जुड़े थे और इनसे क्या फायदा होगा, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंग्रेजी में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी साथी है और दोनों देशों के संबंध डिप्लोमेसी की दुनिया में एक रोल मॉडल है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को सुलझा लिया गया है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे जैसे कुछ मुद्दों पर काम चल रहा है और जल्द ही इनका समाधान भी कर दिया जाएगा। शेख हसीना ने आज ही मुजीब स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया। ये स्कॉलरशिप 1971 के युद्ध में भारत की तरफ से शामिल हुए ऐसे सैनिकों के परिवार वालों को मिलेगी जो गंभीर घायल हुए या फिर वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे 200 लोगों की पहचान कर ली गई और इन्हें 7 सितंबर के रोज़ सम्मानित किया जाएगा। इस ऐलान से हमें एक बात याद आ गई जो आपके साथ
बांटना चाहते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत के त्याग की एक निशानी दिल्ली में भी मौजूद है। जी, राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित अमर जवान की जो राइफल आप देखते हैं वो वास्तव में बांग्लादेश युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले एक सैनिक की L1A1 राइफल है। इस सैनिक की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए उनकी राइफल युद्ध में शहीद सभी सैनिकों का प्रतीक मानी जाती है। अब इन सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर बांग्लादेश अपनी कृतज्ञता जता रहा है। दोनों देशों के बीच इसी तरह संबंध बेहतरी की ओर बढ़ते जाएं, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और रोज रात में 8 बजे देखते रहिए लल्लन टॉप ऐप पर लल्लन टॉप शो लाइव। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।